नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आज आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी एक प्रमुख सिद्धांत जो कि आर्थिक विकास का रोस्टो मॉडल था। ठीक है, इस पर हमने चर्चा की थी। चलिए एक और सिद्धांत पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है कोर पेरीफेरी मॉडल बाय फ्रीडमैन, यानी कि केंद्र परिधि मॉडल या सिद्धांत जो कि दिया था जॉन फ्रीडमैन महोदय ने। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जॉन आर फ्रीडमैन को शहरी सिद्धांती और UCLA लुसिकन स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स के शहरी नियोजन विभाग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो कोर पेरीफेरी मॉडल था उसे 1966 में दिया, जो कि क्षेत्रीय विकास के कोर पेरीफेरी मॉडल को प्रस्तुत किया, यानी कि जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि कोर पेरीफेरी मॉडल दिया किसने था, तो जॉन आर फ्रीडमैन ने दिया था। कब दिया था, तो 1966 में दिया था। और किससे संबंधित था, तो वो क्षेत्रीय विकास से संबंधित था। ठीक है, कुछ बेसिक आइडियाज़ की बात कर लेते हैं कि उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले कुछ बेसिक आइडिया क्या थे। तो बुनियादी रूप से उसका सिद्धांत, यानी जो इनका सिद्धांत है, एक असमतुल्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समझाता है। असमतुल्य कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र का संपूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। ये मान लीजिए कि ए क्षेत्र है, तो इसका तो विकास हो गया है, लेकिन जो बाकी क्षेत्र है उसका विकास ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इस असमतुल्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समझाता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। समझाता है जो नगरीय परिदृश्य में प्रारंभ होकर पुराकालिक युग से शुरू होती है। इस मॉडल की मौलिक धारा यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का असमान वितरण होता है। यानी इन्होंने बताया कि एक क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा, बल्कि कुछ क्षेत्र का विकास हो रहा है और कुछ का नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे जो रीजन है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति ही प्रमुख है, क्योंकि इन्हीं का असमान वितरण हुआ है। तो इनके असमान वितरण से जिससे नगरीय समृद्धि और विनाश होता है। ठीक है, इसलिए एक निश्चित शहर में आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक बार शुरू होती है तो उस शहर का विकास आसपास के मानव बस्तियों की तुलना में तेज़ी से और अधिक होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक क्षेत्र ये है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नगर है ए का। ठीक है, और जब इस नगर का विकास शुरू हो जाता है तो आसपास की बस्ती है, मान लीजिए कोई मानवीय बस्ती है, तो इसकी अपेक्षा इसी क्षेत्र का, यानी इसी नगरीय क्षेत्र का ही विकास सबसे ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है या होता रहता है। कोर एक बड़ा और तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। पेरीफेरी उस बड़े शहर के आसपास गांवों और छोटे शहरों को संदर्भित करता है। यानी कि जैसा उन्होंने उनका मॉडल ही है कोर पेरीफेरी, तो कोर जो है वो एक बड़ा और तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है, जबकि जो पेरीफेरी है उसके आसपास गांव और छोटे शहरों को संदर्भित करता है। जो धनी लोग हैं, धनी लोग कोर में रहते हैं, यानी कि बड़े शहर और तेज़ी से विकसित होते शहर में रहते हैं। इसलिए कोर में अधिकांश पूंजी उपलब्ध होती है, क्योंकि धनी लोग रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है पूंजी उन्हीं के पास है। ठीक है, उत्तरोत्तर पेरीफेरी प्राकृतिक संसाधनों और श्रम बल से भरपूर है। यानी कि कोर में कौन रह रहे हैं, पूंजीवादी लोग रह रहे हैं, यानी जिनके पास पूंजी है। और पेरीफेरी में क्या है, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और श्रम बल यानी कि मजदूर लोग उपलब्ध हैं। इसलिए आर्थिक विकास के लिए कोर और पेरीफेरी के बीच विनिमय होना जरूरी है। कोर पेरीफेरी से, यानी कोर पेरीफेरी से संसाधन और संबल आयात करने के लिए पूंजी खर्च करता है। यानी कोर में आपको पता है कि पूंजीवादी लोग रह रहे हैं, यानी धनी लोग रह रहे हैं। और पेरीफेरी में क्या था, संबल था और प्राकृतिक संसाधन थे। तो जो
धनी लोग हैं वो पूंजी खर्च करते हैं किस लिए? संसाधन और श्रम बल को प्राप्त करने के लिए, आयात करने के लिए। पेरीफेरी में श्रम बल संसाधन के लिए, किराया और उनके काम के लिए वेतन प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है कि पेरीफेरी में जो मजदूर लोग रह रहे हैं या संसाधन जो उपलब्ध है उनको वेतन मिलता है। देता कौन है? पूंजीवादी लोग। हालांकि कोर और पेरीफेरी के बीच व्यापार और विनिमय की शर्तें इस प्रकार से हैं कि पेरीफेरी को उससे कम मिलता है। यानी कि व्यापार और विनिमय की शर्तें कुछ इस प्रकार की हैं कि कोर को तो ज़्यादा लाभ होता है लेकिन पेरीफेरी को कम प्राप्त होता है। कम प्राप्त होता है, उतना नहीं प्राप्त होता जितना उसे प्राप्त होना चाहिए पेरीफेरी को। इस प्रकार कोर और पेरीफेरी का अंतर बढ़ते हुए भी कोर धनी होता है जबकि पेरीफेरी गरीब ही बना रहता है। ठीक है, इस चित्र में आप समझ पा रहे होंगे कि ये कोर एरिया है, यानी कि एक बड़ा और तेज़ी से विकसित होता शहर है, और बाकी जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो आपका ये पेरीफेरी एरिया है। ठीक है, तो पेरीफेरी एरिया के पास क्या क्या उपलब्ध है? श्रम बल यानी मजदूर लोग उपलब्ध हैं और संसाधन उपलब्ध है। तो ये सारे के सारे जो संसाधन हैं वो कोर की तरफ, यानी कुछ चूँकि कोर में धनी भी लोग रह रहे हैं तो ये लोग इस रूरल एरिया से यानी छोटे शहर और कस्बों से ये चीज़ें खरीदेंगे सब। जैसे माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल, लिटिल पावर, ब्रेन ड्रेन, लो वेजेस, ये सब चीज़ें क्या कोर की तरफ आकर्षित होंगी। इन निशानों से आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ कोर आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। अर्बन में तो पहले से ही है, इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, सोशल एलिटिस है, फाइनेंशियल पावर है, एजुकेशन सिस्टम है, ये सब कोर में उपलब्ध है। और कोर में यही सारी चीज़ें यानी जो उपलब्ध हैं अर्बन वाली, ये सब ग्रामीण क्षेत्र से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस चित्र में भी आप देख पा रहे हैं कि ये आपका कोर है, ये आपका पेरीफेरी है। इन दोनों के मध्य में भी एक क्षेत्र है जिसका नाम है सेमी पेरीफेरी, यानी कि मध्य पेरीफेरी क्षेत्र है। ठीक है, कोर से पेरीफेरी को क्या प्राप्त हो रहा है और पेरीफेरी से कोर को क्या प्राप्त हो रहा है? तो कोर को पेरीफेरी से प्राप्त हो रही हैं ये चीज़ें, चीफ लेबर एवं रॉ मटेरियल, यानी कि सस्ते मजदूर और कच्चा माल ये प्राप्त हो रहा है। जबकि पेरीफेरी को क्या प्राप्त हो रहा है कोर से? तो हाई प्रॉफिट कंजम्पशन गुड्स, यानी कि अत्यधिक लाभदायक उपभोग वाली जो वस्तुएं हैं वो कोर पेरीफेरी को प्राप्त हो रही हैं कोर से। ठीक है, और जो आपका सेमी पेरीफेरी है उससे वह पेरीफेरी से भी कुछ लेता है और कोर को कुछ देता है, कोर से भी कुछ लेता है और पेरीफेरी को भी देता है, यानी कि ये बीच में लाभ उठाता है सेमी पेरीफेरी वाला एरिया। इस चित्र में भी आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है, इसके बीच में एक कोर है यानी बड़ा शहर, तेज़ी से विकसित होता शहर है। इसके बाद एक सेमी पेरीफेरी एरिया है जो इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जितना कोर बढ़ रहा है, लेकिन उसका भी विकास हो रहा है। और पेरीफेरी एरिया इसके आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर रॉ मटेरियल और लेबर उपलब्ध है। ठीक है, तो इससे आप समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं। फ्रीडमैन का मॉडल पेरू कम्युलेटिव काजेशन थ्योरी द्वारा पूरक है, गुन्नाल मिर्डल द्वारा संबंधित है और विकास पोल थ्योरी और अल्बर्ट हर्समैन द्वारा असंतुलित विकास थ्योरी के साथ मजबूत रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जॉन आर फ्रीडमैन का कोर पेरीफेरी मॉडल मिर्डाल और हर्समैन से बेहतर स्थानीय परस्पर क्रिया की प्रक्रिया को समझाता है। यानी कि मिर्डल ने जो मॉडल दिया, जो बात कही, और हर्समैन ने जो मॉडल दिया और जो बात कही, उसकी अपेक्षा जो फ्रीडमैन का कोर पेरीफेरी मॉडल है वो स्थानिक परस्परिक क्रिया को अच्छी तरीके से समझाता है। इस चित्र में भी देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने जो फ्रीडमैन महोदय थे अपने सिद्धांत को 4 स्टेजों में बांटा था। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में बांटा था। ठीक है,
ये चित्र आपको तब समझ में आएगा जब इनकी थ्योरी आप पूर्णतः समझ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 स्टेजों में बांटा था। ठीक है, पहला स्टेज था प्री इंडस्ट्रियल स्टेज यानी पूर्व औद्योगिक चरण। तो इस चरण की क्या क्या विशेषताएं थी ये देख लेते हैं। इस चरण में क्षेत्र का संसाधन फ्रंटियर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। संसाधन फ्रंटियर क्षेत्र अविकसित है लेकिन संसाधनों से समृद्ध है। ठीक है, इस चरण में अर्थव्यवस्था का अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण रूप का है जिसमें कुछ बिखरे हुए उत्पादन के होते हैं, यानी ग्रामीण परिवेश का है, इसमें कुछ बिखरा हुआ उत्पादन होता है। अब जाहिर सी बात है ग्रामीण परिवेश का है तो यहाँ पे कृषि, मत्स्यन, शिकार इत्यादि जैसी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से होती हैं। आबादियों का आकार छोटा होता है, यानी कि लोगों की संख्या भी बहुत कम होती है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, और उन आर्थिक क्रियाओं में किसे किसे शामिल किया जाता है। यहाँ पे हम बता दें कि 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया में किसे शामिल करते हैं, द्वितीयक में किसे, तृतीयक में किसे, चतुर्थक में किसे और पंचक आर्थिक क्रियाओं में किसे शामिल करते हैं, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं। चूँकि आबादी का आकार छोटा है तो इन आबादियों के बीच में कम अंतःक्रिया होती है और व्यापारियों के चलने की क्षमता उनके लिए सीमित रहती है और वे छोटे क्षेत्रों में ही गति के साथ होते हैं, यानी कि छोटे क्षेत्रों में ही भ्रमण करते हैं। इस चित्र में आपको फर्स्ट स्टेज को दिखाया गया है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र को बेसिकली दिखाया गया है। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जहाँ पर कुछ सेंटर बने हुए हैं, 1, 2, 3 और 4 और 5 सेंटर बने हुए हैं। इन्हीं में से कोई सेंटर विकसित होने लगेगा। ठीक है, तो आसपास के क्षेत्र का सब कुछ मटेरियल वो यहाँ पर इकट्ठा करेगा। अभी हम आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेज है आपकी ट्रांजैक्शन स्टेज यानी कि संक्रमण चरण। इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो जो संसाधन है, संसाधन फ्रंटियर क्षेत्र आर्थिक रूप से ऊर्ध्वमुखी संक्रमण क्षेत्र में विकसित होता है। ऊर्ध्वमुखी मतलब अपवर्ड, ऊर्ध्वमुखी यानी अपवर्ड संक्रमण क्षेत्र अपने मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों की स्थानीय समरेखन का अनुभव होता है। इसका मतलब है कि पूंजी का निवेश, औद्योगिक विकास और व्यापारिक गतिविधियां कुछ ग्रामीण बस्तियों को नगरीय बस्तियों में बदल देती हैं। ठीक है, यानी कि कई सारी ग्रामीण बस्तियां हैं तो कुछ एक ऐसी ग्रामीण बस्ती होगी जिस पर पूंजी का निवेश ज़्यादा होगा, जहां पर औद्योगिक विकास भी ज़्यादा होगा और व्यापारिक गतिविधियां भी ज़्यादा हो रही होंगी, जिससे कुछ और ग्रामीण क्षेत्रों से वो वाला ग्रामीण क्षेत्र नगरीय बस्ती में बदलने लगता है। हालांकि इन नगरीय बस्तियों में से एक नगरीय बस्ती अन्य नगर केंद्रों पर प्राधिकृत रखती है, यानी कि अपना अधिकार रखती है। अब क्यों रखती है? क्योंकि इसकी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुता होती है। यह प्रमुख शहर क्षेत्र का कोर बन जाता है। शेष ग्रामीण और नगरीय बस्तियां कोर के अधीन होती हैं। कोर पेरीफेरी यानी कि जो कोर है वो पेरीफेरी से सस्ते मूल सामग्री और श्रम को आयात करता है। उत्तरदाता रूप में यह पेरीफेरी के वासियों को कम किराया और वेतन देता है और फिर कोर पेरीफेरी को यानी कोर पेरीफेरी को महंगे पूर्ण वस्त्रों का निर्यात करता है। इसलिए पेरीफेरी को महंगे आयात और सस्ते निर्यात के कारण, यानी कि अपने यहाँ से जो पेरीफेरी बेच रहा है यानी निर्यात कर रहा है वो सस्ता होता है और जो कोर से वो मंगा रहा है वो महंगा होता है, तो इसके कारण भुगतान संतुलन से गुजरना पड़ता है।
इसलिए यह अपने पूर्ण वस्त्रों के आयात को बनाए रखने के लिए कोर को अपना निर्यात बढ़ाता है। अंत में पेरीफेरी को कोर पर आश्रित हो जाता है, यानी कि जो पेरीफेरी है वो कोर पर पूर्णतः आश्रित हो जाता है। हालांकि इस चरण में व्यापार और परिवहन सुविधाएं सुधरती हैं, लेकिन श्रमिक अपने घर से दूर नहीं जाते हैं, यानी घर के आसपास ही अपना काम करते हैं। इस चित्र में आप देख पाएंगे, इससे पहले वाला जो चित्र दिखाया था उसमें 5 सेंटर आपको दिखाए गए थे, ठीक है। इन्हीं यानी कि 5 सेंटर का मतलब है 5 आपको ग्रामीण बस्तियां दिखाई गई थी, ठीक है। उसी में से जो एक बीच वाली बस्ती है उसका विकास होने लगता है, यानी यहाँ पर पूंजी की उपलब्धता होती है, औद्योगिक विकास भी होता है और व्यापारिक गतिविधियाँ भी होने लगती हैं, जिससे यह क्षेत्र नगरीय बस्ती में बदलने लगता है, ठीक है। अब जब नगरीय बस्ती में बदलने लगता है तो बाकी के जो क्षेत्र हैं वो पेरीफेरी के रूप में काम करने लगते हैं, और पेरीफेरी से रॉ मटेरियल भी कोर में पहुंचता है और लेबर, सस्ता लेबर भी इसमें पहुंचता है, ठीक है। और जो कोर से क्या पहुंचता है पेरीफेरी में, तो बनी हुई वस्तुएं पेरीफेरी एरिया में जाती हैं, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल और लेबर कोर को प्राप्त हो रहा है वो सस्ती कीमत पर उपलब्ध होता है कोर को, और लेकिन जो बेचता है वो पेरीफेरी को वो महंगी वस्तुओं के रूप में बेचता है उसे, ठीक है। इसके बाद है, देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है कि जो कोर से पेरीफेरी को प्राप्त होता है वो रेंट यानी वेतन प्राप्त होता है और मजदूरी प्राप्त होती है। इसके बाद जो तीसरी स्टेज है वो है आपकी इंडस्ट्रियल स्टेज यानी औद्योगिक चरण। इसकी भी विशेषताओं को देख लेते हैं। इस चरण में ऊर्ध्वमुखी संक्रमण क्षेत्र का अवर्धनमुखी संक्रमण क्षेत्र में बदल जाता है। अवर्धनमुखी संक्रमण क्षेत्र कई समस्याएं होती हैं, यानी कि जो नगरीकरण हुआ था जिस क्षेत्र का उसका पतन भी होने लगता है। वहाँ पर कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि संसाधनों की कमी, यानी कि जो नगरीकरण क्षेत्र नहीं था, जो पेरीफेरी एरिया वाला आपका एरिया है उसमें कई समस्याएं होने लगती हैं, जैसे संसाधनों की कमी, कम उत्पादन क्षमता और पुराने उद्योग। इसलिए अर्थव्यवस्था नए संसाधन फ्रंटियर क्षेत्रों की ओर या सेवा उद्योग की ओर बढ़ती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचारों के कारण औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ता है। उपकरण और ऊर्जा स्रोतों की सहायता से स्वचालित मशीनों द्वारा यानी स्वयं चलने वाली मशीनों द्वारा विनिर्माण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती है। विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से बढ़ते दौर में श्रम बल का प्रवास ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में होना आवश्यक होता है। इसके अलावा औद्योगिक विकास की समर्थन के लिए प्राकृतिक संसाधनों को भी तेजी से निकाला जाता है। इस चरण में 2 और प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि आउटसोर्सिंग और इनोवेशन डिफ्यूजन। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि कोर अपने कुछ आर्थिक कार्यों को नगरीय प्रणाली में एक अधीन शहर को स्थानांतरित करता है, यानी जो कोर होता है कुछ आर्थिक गतिविधियों को अपने से संबंधित एक अधीन शहर में विकसित करने लगता है, यानी स्थानांतरित कर देता है। आउटसोर्सिंग के कारण यानी कि अधीन शहर में भेजने के कारण कई आर्थिक गतिविधियों का आधार इस अधीन शहरों में भी स्थानांतरित हो जाता है। कोर को अपने आर्थिक कार्यों को अन्य शहरों को आउटसोर्स करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कोर में भूमि भी महंगी हो जाती है, और महंगा श्रम के कारण यानी जो लोग काम करने आते हैं वो अत्यधिक मजदूरी लेते हैं। इस कारण उत्पादन का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से वो अधीन शहर की ओर ट्रांसफ़र करता है। इनोवेशन डिफ्यूजन एक प्रक्रिया को कहता है कि जिसमें ज्ञान, प्रौद्योगिकी और उत्पादन के तरीकों का प्रसार कोर से अधीन शहरों तक होता है। इस आउटसोर्सिंग और इनोवेशन डिफ्यूजन की प्रक्रिया के कारण पेरीफेरी के शहरों में तेज़ी से औद्योगिक विकास होता है, यानी कि अब पेरीफेरी के जो शहर हैं
वहाँ पर भी तेज़ी से औद्योगिक विकास होने लगता है। बहुत तेज़ी से यातायात और संचार के विकास से इनोवेशन का प्रसार और श्रम का सफ़र होने में मदद होती है, यानी कि इनका प्रचार प्रसार तेज़ी से होता है। अब आप इस चित्र में फिर से ध्यान से देखिए। पहले चित्र में क्या था, 5 सेंटर थे, यानी 5 ग्रामीण बस्तियां थीं, ठीक है। दूसरे स्टेज में क्या था, इन पांचों में से एक जो बीच वाली आपकी जो ग्रामीण बस्ती थी, वहाँ पर निवेश हुआ, औद्योगिकरण हुआ, व्यापारिक गतिविधि अत्यधिक बढ़ी, तो वो किसमें, नगरीय बस्ती में परिवर्तित हो गई, ठीक है। और नगरीय बस्ती में जब परिवर्तित हो गई तो जो आपका रॉ मटेरियल और लेबर था वो पेरीफेरी से कोर में ट्रांसफ़र होने लगा, ठीक है। लेकिन अब तीसरी स्टेज में वो क्या कह रहा है कि अब जो कोर है वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और जो मजदूरी है वो ज़्यादा देनी लगती है, देना पड़ता है, तो कोर अपने अधीन शहरों को विकसित करता है, ठीक है। और अधीन शहरों में विकसित करने के बाद वो कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देता है, कहाँ पर, अधीन शहरों की ओर। अब कौन कौन से, आप इस चित्र में देख सकते हैं। आउटसोर्सिंग फंक्शंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, पेरीफेरी में ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि अपने अधीन शहर में। इसके अलावा रेंट, वेजेस और फिनिश्ड गुड, यानी तैयार माल को भी वो अधीन शहर में विकसित करता है, ठीक है। अब देखो, कोर से पेरीफेरी को, कोर को पेरीफेरी से क्या प्राप्त हो रहा है और अधीन शहर को क्या प्राप्त हो रहा है। तो ये भी अभी भी आपके 2 क्षेत्र ऐसे बचे हैं जो पेरीफेरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो पेरीफेरी से कोर को रिसोर्स प्राप्त हो रहा है, यानी संसाधन प्राप्त हो रहा है और लेबर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और जो कोर है वो अपने अधीन शहर को क्या भेज रहा है, वेजेस और रेंट भेज रहा है। इसके अलावा बनी हुई वस्तुएं यानी गुड्स और सर्विसेज को भी भेज रहा है, ठीक है। और जो अधीन शहर है वो कोर को क्या भेज रहा है, वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज यानी कि विशेषज्ञ सुविधा सेवाएं भेज रहा है, और स्पेशलाइज्ड गुड्स यानी कि पूर्ण रूपेण वस्तुओं को कोर में भेज रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा काफ़ी हद तक। आगे देखते हैं, अगली स्टेज है आपका पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेजेस, यानी कि बाद वाली, यानी कि बाद के औद्योगिक चरण। इस मॉडल का जो अंतिम चरण में असमान समाज के विकास को समता मूलक में परिणतित करने पर जोर दिया जाता है, यानी कि जो पहले असमान समाज था, अलग अलग सेंटर थे, अब वो समता मूलक की ओर पहुंचेंगे। फ्रीडमैन का कहना है कि कोर में उत्पादन का खर्च बढ़ने के साथ कई कार्य पेरीफेरी शहरों को आउटसोर्स होते हैं, यानी कि अधीन शहरों में भेज दिए जाते हैं। इसका परिणाम होता क्या है कि पेरीफेरी के शहरों में भी तेज़ी से विकास होता है। पेरीफेरी में आर्थिक विकास से क्षेत्रीय असमानता में कमी आती है, अर्थात क्षेत्र में विभिन्न शहरों के बीच में, यानी कि विभिन्न जो क्षेत्र है आपका, उसके जो विभिन्न शहर हैं उनमें जो क्षेत्रीय असंतुलन था वो अब क्या होता है, उसमें कमी आने लगती है, क्योंकि कई शहर स्वाधीनता में समान हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि कोर और पेरीफेरी के बीच कोई भी किसी भी प्रकार का श्रम और संसाधन का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि जो पहले प्रोसेस चल रहा था वो तो लगातार कोर और पेरीफेरी के मध्य चलता ही रहता है। वास्तविकता में प्रवासी एवं श्रम के बंटवारे की प्रक्रिया के माध्यम से शहर स्थानीय रूप से एकीकृत या निर्भर होते हैं। इसका मतलब यह है कि विभिन्न शहर विभिन्न आर्थिक कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए प्रत्येक शहर किसी विशिष्ट उत्पाद की आपूर्ति के लिए दूसरे शहर पर निर्भर हो जाता है। उदाहरण के लिए गुरुग्राम में स्थित मारुति सुजुकी कारखाना जमशेदपुर से इस्पात की आपूर्ति के लिए निर्भर करता है, यानी कि जमशेदपुर जो है वो इस्पात के लिए जाना जाता है और गुरुग्राम मारुति सुजुकी गाड़ी बनाने के लिए जाना जाता है। तो जो मारुति सुजुकी वाला कारखाना है वो जमशेदपुर से क्या प्राप्त कर रहा है, इस्पात प्राप्त कर रहा है, इस पर निर्भर है वो। ऐसे शहरों के बीच श्रम का बंटवारा आर्थिक और लॉजिस्टिकल
क्षमता को बढ़ाता है। कई सेवाओं की मांग बढ़ती है और जो कुशल परिवहन, संचार और विपणन में सहायक होता है। विपणन मतलब बेचने में सहायक होता है। अंत में नगरीय आर्थिक विकास सेवा क्षेत्र द्वारा प्रेरित होता है। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कोर आपका ये है, ये आपका अधीन शहर है दो, और ये आपका पेरीफेरी के रूप में काम कर रहा है। तो कोर से कौन कौन सी चीज़ें जा रही हैं और पेरीफेरी से कौन सी चीज़ें जा रही हैं, ये इस चित्र में दिखाया गया है कि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो जो होता है वो अधीन शहर की तरफ हो रहा है कोर से। इसके अलावा इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का प्रवाह भी अधीन शहर की ओर हो रहा है कोर से। तो अधीन शहर से कोर की ओर क्या जा रहा है, तो स्पेशलाइज्ड गुड्स और सर्विसेज जा रही हैं, और इसके साथ साथ रिसोर्स और लेबर भी आपके अधीन शहर से कोर की ओर जा रही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी हम इस मॉडल का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो फ्रीडमैन का कोर पेरीफेरी मॉडल स्थानीय समृद्धि और अधीनता की प्रक्रिया को सुंदरता से समझाता है। हम इस सैद्धांतिक रूपरेखा को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकते हैं। यह भी वैश्विक दुनिया में धनी और गरीब के बीच बढ़ती हुई असमानता को समझाता है। यह मॉडल यूरोपीय और अमेरिकी देशों के अनुभव पर आधारित है, यानी विकसित देशों के अनुभव पर आधारित है। इसलिए इसे पूरी तरह से मूल्यांकन की आवश्यकता है, जैसे कि निम्नलिखित है। इस प्रक्रिया का दृष्टिकोण कठिन है क्योंकि यह एक देश को एक क्रमशः 4 चरणों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को जानने का दावा करता है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का संगठन आर्थिक गतिविधि के स्थानीय संगठन में परिणत होने का संकेत नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए आधुनिक दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े आर्थिक प्राधिकृत हैं, लेकिन वे एक ही कोर के बजाय कई देशों में कार्य कर रही हैं। यह मॉडल शक्ति का अवधारणा को स्पष्ट नहीं करता, यानी शक्ति की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट नहीं करता है। इसने शक्ति को एक अमूर्त विचार के रूप में प्रस्तुत किया है, बिना किसी प्रजातांत्रिक संस्थानों के खेल के साथ। और यहाँ तक कि विभिन्न शहरों के बीच आर्थिक एकीकरण हो सकता है, लेकिन आर्थिक प्राधिकृत फिर भी कोर के पास हो सकती है। उदाहरण के लिए एप्पल इंक एक अमेरिकी कंपनी है, लेकिन यह अनेक देशों में आईफोन उत्पन्न करती है। हालांकि निर्णय लेने की शक्ति अभी भी उसी जगह है जहां आईफोन बनाए जाते हैं। वास्तविकता में औद्योगिक चरण यह दिखाता है कि उसमें असंतुलन की प्रक्रिया स्थलीय स्थानों से संसाधनों का शोषण करने की बजाय नए नवाचार का प्रसार करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की क्षेत्रीय विषमता से संबंधित एक प्रमुख सिद्धांत की, जिसका नाम है कोर पेरीफेरी मॉडल। इसके हमने बेसिक मॉडल को देखा। इसके बाद हमने कुछ चित्रों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश की कि कोर क्या होता है और पेरीफेरी क्या होता है। इसके अलावा सेमी पेरीफेरी एरिया क्या होता है, ये भी हमने समझा। इसके अलावा इसके स्टेजेस कौन से हैं, तो इसके 4 स्टेजेस थे। प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, इसके अलावा ट्रांजिशन स्टेज, और फिर था आपका इंडस्ट्रियल स्टेज, और आपका एक अगला था पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज। ठीक है, इन स्टेजेस की हमने अलग अलग विशेषताओं को भी देखा, तो उसे भी आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ते हुए देखना है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हमने इस मॉडल के मूल्यांकन को भी देखा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। जो आपको PDF है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।